संक्रमित रहें सावधान। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की, जिन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल सेकेंडरी इन्फेक्शन और इससे होने वाली मौत के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। आईसीएमआर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि कोविड-19 के जिन रोगियों को सेकेंडरी वायरल या फंगल संक्रमण होता है, उनमें से आधे से अधिक की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक किसी संक्रमण के इलाज के दौरान या बाद। डॉक्टर एम वली, आपके पास आना चाहूंगा चर्चा की शुरुआत में। सर, जिस सेकेंडरी इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसको मेरे दर्शकों के लिए जरा समझाइए सर। सेकेंडरी इन्फेक्शन है क्या, इसे हम समझे कैसे? देखिए, सेकेंडरी का मतलब होता है दूसरा। दूसरा का मतलब होता है बाद में दिखाई दे। कोरोना से संक्रमण के बाद मरीज घर आता है, हम्म। खुशी का आभास भी होता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन उस खुशी में एक वायरस के बाद होने वाले, इसको हम सुपर इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। तो हम्म। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले न्यू दिल्ली बग एक आया था, तो वो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस था और वो हमें बड़ा सावधान किया गया था उससे। लेकिन यहाँ जो सेकेंडरी इन्फेक्शन मेनली हुआ है, वो फंगल इन्फेक्शन है ये। या तो ये कंटामिनेशन से आए हैं, या मुख्यतः ये स्टेरॉइड और डायबिटीज का जो एक घातक कॉम्बिनेशन है, उससे देखने में आया है। और आज येलो फंगस, क्रीम फंगस की भी बात हुई है। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं, इसके साथ साथ हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। हम्म। तो उससे भी इन्फेक्शन जो लंग में होते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है। जब लंग में डिटेरियोरेशन होता है ब्लड सप्लाई का, तो लंग का एक हिस्सा ब्लड से महरूम रहता है और वो लंग का हिस्सा गैंग्रीनस हो जाता है। और ये देखा गया ऑटोप्सीज में, बहुत शुरू में मार्च 2000 में भी ये देखा गया था, जो इटली से ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई थी। तो हमें बहुत सावधान रहना है। आपने एंटीबायोटिक की बात की, बिल्कुल ठीक बात है। एंटीबायोटिक का ओवर यूज नहीं होना चाहिए। एंटीबायोटिक हमें इसमें तब देने कोरोना में जब निमोनिया सेट हो जाए। हम्म। इसकी बड़ी डेफिनेट गाइडलाइंस हैं जो आईसीएमआर ने भी दी हैं, तो मैडम बताएंगे अभी। तो हमको एंटी फंगल का कोई प्रोफिलैक्टिक इस्तेमाल नहीं करना है, हम्म। क्योंकि फंगस हमारे शरीर में पहले से ही होता है। हम्म। और ये जब कोई रेजिस्टेंस कम होता है या हमारे शरीर की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज इसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, तो ये फिर बीमारी प्रोड्यूस करता है। इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, जो हमारे बदन में हमारे आसपास चारों तरफ रहे और बाद में घातक हो जाए, शरीर की इम्यून पावर घटने से या रेजिस्टेंस घटने से या संक्रमण शक्ति घटने से। तो ये बहुत अच्छी बात आपने आज छेड़ी है। हमने बहुत ज्यादा केसेस देखे हैं। आपके ही एक रोहित सरदाना को सडन डेथ हुई थी, हम्म। हमें बड़ा अफसोस हुआ था। बहुत एक्टिव थे, हेल्दी थे, जिम जाते थे और कोरोना से ठीक हो गए थे। तो ऐसे ही अभी हमारे डॉक्टर के अग्रवाल, जिनको दोनों टीके लगे थे, तो कुछ ना कुछ है जिसकी हमको बाद में कोरोना से ठीक होने के बाद या टीका लगने के बाद ख्याल रखना है, सावधान रहना है। और इसमें एक बात मैं और बताता हूँ कि भोजन पे बहुत खास ध्यान देना है। अपना सात्विक भोजन लेना है, एक्सरसाइज पे खास ध्यान देना है, खास तौर से लंग की एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। और इसी तरह से हमको नींद पे और मेंटल रिलैक्सेशन पे बहुत ध्यान देना है। तो ये सब जी। मिला के हमको ये बीमारियां, सेकेंडरी इन्फेक्शन असर नहीं करेगी। जी। डॉक्टर डॉक्टर वली, असल में कितना वो समय है सर, कौन सा समय है जब कोविड से ठीक होने के बाद जिसे हम सेंसिटिव मान सकते हैं, और उतने समय के लिए आपको पेशेंट का ख्याल रखना होगा, पेशेंट को खुद अपना ख्याल रखना होगा? कोविड से घर आने के बाद जी। 3 से 6 हफ्ते होते हैं। और लास्ट में मैंने बताया आपको, 1 डेढ़ महीने बाद भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को बुखार आता है। उनके कुछ टेस्ट में इंडिकेशन आते हैं इन्फ्लेमेशन के, और फिर उनको दोबारा से निमोनिया हो जाता है। ये वो इन्फेक्शन है जो उनको कहीं और से लगता है, हम्म। आने जाने वालों से लगता है, विजिटर्स से लगता है, सांस के जरिए लगता है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप मास्क लगाना मत बंद कीजिए। हम्म। आप जब बीमारी से ठीक होकर घर आए हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप एक कमजोर इंसान हैं। अभी आपको बहुत एहतियात करनी है। और इस एहतियात में सबसे पहली एहतियात ये है कि आप मास्क बहुत जरूरी लगाएं। मास्क नहीं लगाएंगे तो वही वाला इन्फेक्शन जो वायरस का गया था, उसी से मिलता जुलता बैक्टीरियल इन्फेक्शन चला जाएगा। एक तो ये कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं लोगों में क्लॉटिंग के। क्लॉटिंग का मतलब ये होता है कि शरीर के किसी अंग में ब्लड सप्लाई जो है
वो क्लॉट कर गया है और उसमें ये डिलेड कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसको भी हमको मॉनिटर करना है। इसको मॉनिटर करने का बड़ा अच्छा एक टेस्ट होता है सीआरपी और डी डाइमर। तीसरा ये शरीर के किसी अंग में लाली आ जाए या सेंसेशन कम हो जाए या उसका काम करना वो बंद कर दे, जैसे उंगली है या पैर का कोई हिस्सा है सुन हो जाए, तो उसको हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कोई नया सिम्टम तो नहीं आ गया। और चौथे, हम जब ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, अभी कल ही अजीब एक सिम्टम मेरे पेशेंट ने बताया कि उसका ऊपर का दांत गिर गया, तो उसकी मैक्सिला की जो बोन हम लोग बार बार दिखा रहे हैं, सब मीडिया वाले आप लोग दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर इतना फंगस का डिस्चार्ज इकट्ठा हो गया था कि उसने पुश कर दिया दांत को बाहर। तो ये भी बहुत रेयर सिम्टम हुआ। लेकिन कॉमनली अगर हमको लगे फेस के आधे हिस्से में सुन हो रहा है, आंख से दो दिखाई दे रहा है, या आंख में दर्द हो रहा है, या एक तरफ आधे सर में दर्द हो रहा है, या हमारे चीक पे दर्द हो रहा है, गालों में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, या हमें सूंघने में कोई बदबू आ रही है, या काला चकत्ता जबान पे बन गया है, तालू में बन गया है, या नाक से काला क्रस्ट निकल रहा है, तो उसमें हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमको डॉक्टर बचा सकते हैं। जो आप मोर्टेलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। 54% ब्लैक फंगस में डॉक्यूमेंटेड है मोर्टेलिटी, और हाई मोर्टेलिटी की वजह से इसमें बहुत खतरे हैं। हमको बहुत सावधान रहना है और अपनी हाइजीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर खरे ने, हाइजीन को बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस देना है। हाइजीन बहुत जरूरी है, और हाइजीन की कमी से ही ये सारे जो हमारे नॉर्मली हमारे बदन में होते हैं फंगाई, तो वो फंगाई जो हमारे बदन में होते हैं वो जहरीले हो जाते हैं, पैथोजेनिक हो जाते हैं, और इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है हमको हाइजीन रखना। और इसके साथ साथ जो दवाएं हैं, विटामिन वगैरह हैं, उनका सेवन करना, जैसे विटामिन डी और विटामिन सी है, इसका सेवन करना कोविड के बाद बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें अगर हम करेंगे और अपनी नींद पूरी, मैं दोबारा कह रहा हूँ ये बात, नींद पूरी रखेंगे, हल्का व्यायाम रखेंगे, लंग की एक्सरसाइजेस हमारे डॉक्टर सब बता रहे हैं, बैलून को ब्लो करना, या 3 बॉल वाला जो एक रेस्पिसाइजर होता है उससे करना, या खाली आप डीप ब्रीदिंग करते रहे बैठ के, प्राणायाम, अनुलोम विलोम कुछ भी करिए, उससे लंग्स की पावर ज्यादा आती है। इसमें आखिर में क्या होता है, आपने कहा कितने दिन तक सावधान रहना चाहिए, मैं कहूंगा 6 महीने तक रहना चाहिए अभी, क्योंकि आखिर में क्या होता है, लंग्स जो है हार्ड हो जाते हैं, आपका सेचुरेशन फिर से ड्रॉप करने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, और आपको कमजोरी रहती है। कमजोरी जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर आपको घर आने के बाद कमजोरी बढ़ जाए तो आप जरूर देखिए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें से कोई चीज तो नहीं है आपको। अगर ऐसी कोई चीज है तो तुरंत डॉक्टर कॉल कीजिए। जी डॉक्टर वली, एक इम्पॉर्टेंट चीज आप बता रहे हैं और मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है जो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। सर, अभी आपने बोला सूंघने में बदबू आना। सर, कोविड से ठीक होने के बाद 12 से 14 दिन के ठीक होने के बाद मुझको खुद, मैं अपनी व्यक्तिगत आपको समस्या बता रहा हूं, मुझे हर तरफ एक बदबू महसूस होने लगी, और वो बदबू मुझे चादर में, तकिए में, गाड़ी के अंदर, घर के अंदर, बाहर हर जगह लगने लगी, जिसके लिए मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। सर, उस हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मैं ठीक तो हो गया, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कितना और समय मेरे लिए सेंसिटिव है और कितने और समय तक ध्यान रखना होगा, और इसके लिए वजह क्या है? क्योंकि डॉक्टर से जब मैंने पूछा इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने बोला ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। सर, ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम था या सेकेंडरी इंफेक्शन था, ये भी समझना चाहता हूं आपसे। इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। आप बहुत इंटेलिजेंट पेशेंट हैं, आप पढ़े लिखे पेशेंट हैं। आपकी बात को सुनकर जो मैंने एकदम डायग्नोज किया वो ये है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, जो हमारी नाक से ब्रेन की छलनी के द्वारा नाक में नर्व्स आती हैं, और काफी शॉर्ट और थिक शॉर्ट नर्व्स होती हैं। उनमें एक लक्षण हो सकता है पेरोज्मिया। पेरोज्मिया का मतलब ये है कि जो मेरे सामने चीज है, नींबू में से मेरे को नींबू की स्मेल ना आए, कुछ और स्मेल आए, दैट इज पेरोज्मिया। अगर नींबू की भी ना आए और कोई और भी स्मेल ना आए तो वो एनोज्मिया है। तो नॉर्मली अभी तक हमने ज्यादातर 98% केसेस में ये देखा है कि सूंघने की शक्ति नर्व्स के इन्फ्लेमेशन से खत्म हो जाती है। लेकिन आपके केस में ऐसा हो सकता है कि जब वो इन्फ्लेमेशन रिकवर हो रहा है तो वो रॉन्ग सिग्नल ब्रेन को भेज रहा है ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा, और आपको दूसरी स्मेल पैदा हो रही है। और ये बहुत होता है रिकवरीज में, जो स्ट्रोक की रिकवरीज होती है और जो ट्रॉमेटिक हेड इंजरीज के केसेस होते हैं उनकी रिकवरी होती है, तो उनमें स्मेल, परवर्टेड स्मेल इसको कहते हैं, अच्छी भाषा नहीं है,
इसको हम अच्छी भाषा में कहेंगे डिफरेंट स्मेल और पेरोजमिया इसका मेडिकल टर्म है। तो ये आपको हो सकता है हुआ हो रिकवरी के समय, ऐसी मैं डायग्नोसिस सोच रहा हूँ। लेकिन ये हो सकता है कि हम चूंकि नई नई चीजें इसमें स्टडी कर रहे हैं। और आपको मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि ये चीज आई थी लंदन के और यूके के उन डॉक्टर्स के द्वारा जिन्होंने ईएनटी में केसेस देखे थे। क्योंकि उस समय कोविड इतना पॉपुलर नहीं थी डायग्नोसिस, तो लोग जाते थे ईएनटी के पास के साहब हमें सूंघने में कुछ गड़बड़ हो रही है आप देखो। तो उन लोगों में ईएनटी के डॉक्टर्स में कोरोना सबसे पहले फैला और उन्होंने ये रिपोर्ट किए सिम्टम जो बाद में डब्ल्यूएचओ ने एक्नॉलेज किए। तो ये जो सेंस ऑफ स्मेल है ये बहुत डेलिकेट एक फैकल्टी है ब्रेन की और ब्रेन का हिस्सा है। हमारी जो सूंघने की नर्व है वो नर्व नहीं है, वो ब्रेन का एक हिस्सा है। इसी तरह से आंखें भी जो हैं एनाटॉमिकली ब्रेन का एक हिस्सा है। तो ये एक्सटेंडेड ब्रेन है। यू से इन द सेइंग दैट वी सी योर माइंड थ्रू द आईज। तो आईज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ ब्रेन, आईज आर मिरर ऑफ द ब्रेन। तो इसी तरह से ऑल्फैक्टरी नर्व में कोई पेरोजमिया होना ये एक स्वाभाविक सिम्टम है रिकवरी के समय। जी ठीक है। तो डॉक्टर वली, क्या आपने भी कुछ ऐसा नोट किया कि शुरुआत में पेशेंट्स को एंटी फंगल की दवाएं उस स्थिति में भी दी गई जब उन्हें जरूरत नहीं थी? क्या इस तरह की स्थितियां भी सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह हो सकती हैं सर? सर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एंटी फंगल कवर दें। क्योंकि उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम पेशेंट की जो ट्यूबिंग्स हैं, मास्क हैं, उसका एक एनवायरनमेंट है, पेशेंट का जो उसके चारों तरफ मशीनें हैं, वेंटिलेटर्स हैं, उसको हम सैनिटाइज करके रखें। और मैं बार बार एक बात अजीब बात है वो कहता हूँ कि जो वेंटिलेटर्स हैं उससे इन्फेक्शन बहुत कॉमनली आ सकता है अगर वो रेगुलर यूज ना हो। क्योंकि उसके अंदर जो धोखनी होती है जो हवा देती है वो उसको हम सैनिटाइज नहीं कर सकते, अंदर के हिस्से को हम उसकी ट्यूबिंग बदल सकते हैं। तो ये वेंटिलेटर जो है बहुत हाइजीन इसकी इम्पोर्टेंट है। और दूसरे जो ऑक्सीजन की जो एक ट्यूब होती है जो हम डिस्पोजेबल नहीं होती, वो जिससे हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन देते हैं उसको हाई फ्लो नेजल कैनुला कहते हैं। तो उसको भी हमको साफ करना पड़ेगा बार बार। तो जब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में वो जाएगा तो ये वहां से भी एक तरह से इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरा जो है सबसे बड़ा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ हमारी बॉडी में फंगस है, हमारी नाक में गले में है। तो हम अपने रेजिस्टेंस को और अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको अच्छा रखें, गार्गल्स करें, नाक में पानी डालें, आंखों को धोएं, ये तीनों रूट से जाता है तो उसको हम क्लीन रखें। ये ज्यादा जरूरी है इससे कि हम इधर उधर इसका कारण ढूंढें। बहुत ज्यादा केसेस आ गए हैं, कहीं ना कहीं मास कॉन्टेमिनेशन हुआ है, उसकी जांच करने के लिए एक छोटी सी आइटिनरी बनानी पड़ेगी हर मरीज की कि वो कहाँ से आया है, कहाँ कहाँ रहा है, किस किस वार्ड में रहा है, उसको कितनी ऑक्सीजन किस तरह से लगी है। 4-5 पॉइंट हैं, अगर हम ये बना लेंगे तो हम आगे के लिए बहुत सारा सीख सकेंगे। लेकिन प्रोफिलैक्टिक एंटीफंगल इसमें किसी भी रेजिमेंट में किसी स्टडी में रिकमेंडेड नहीं है। और ये चूंकि इंडिया की बड़ी समस्या है, थोड़े बहुत केसेस रशिया में भी हुए हैं जी। रशिया और इंडिया की ये समस्या है, डेवलप्ड वर्ल्ड की उधर की ये समस्या नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक बात और बता दूं, वहाँ पे कॉमन फंगल इन्फेक्शन इंडिया से ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं और वहाँ फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक मेडिकल कहानी होती है। तो इसको डेसिफर करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि हम अपने जो तमाम बेडशीट्स वगैरह हैं उनको रेगुलर चेंज करते रहें। चप्पल जूते घर में बेडरूम में न लाएं। जो कीचड़ वगैरह से कहा जा रहा है कि आता है, मिट्टी से आता है, सॉइल से आता है, तो सॉइल को घर में मत लाओ भाई, चप्पल बाहर उतार दो। केरला में सब लोग बाहर उतार के चप्पल और फिर पैर धो के घर में आते हैं। इतनी अच्छी उनकी एक हाइजीनिक ट्रेडिशन है, हमको भी ये सीखना चाहिए। हम लोग घर में आते हैं, बेडरूम तक आ जाते हैं जूते पहन के, वहाँ कारपेट होता है, कारपेट में वो डस्ट चली जाती है, फिर वो डस्ट हमारी सांस में जाती है, इससे विशियस साइकिल। ठीक है, बहुत ठीक है डॉक्टर वली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजना खरे, समय इतना ही मेरे पास। डॉक्टर वली बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े।